हम लोग क्लास 9th का त्रिभुज आज पढ़ेंगे। तो त्रिभुज लेसन है त्रिभुज, इंग्लिश में ट्रायंगल कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रायंगल कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। यह ट्रायंगल त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन भुजाओं से बंद आकृति को, तीन भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से, तीन भुजाओं से, तीन भुजाओं से बंद आकृति को क्या कहते हैं? तीन भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। यह जैसे एक भुजा, यह ए से बी एक भुजा हो गया, बी से सी एक भुजा, सी से ए एक भुजा हो गई। तो ए बी, बी सी, सी ए, यह तीन भुजा हो गई। एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा। तो त्रिभुज इस तरह एक छोटा सा त्रिभुज बनाएंगे, इसका सिंबल है त्रिभुज, इसको पढ़ेंगे। एक छोटा सा इस तरह बना रहेगा, इसको हम त्रिभुज पढ़ेंगे। त्रिभुज ए बी सी पढ़ेंगे। तो त्रिभुज ए बी सी हो गया, तो हम इसे हम त्रिभुज ए बी सी पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे? यह त्रिभुज ए बी सी, इसको हम क्या पढ़ रहे हैं? त्रिभुज पढ़ रहे हैं। तो यह प्रतीक है, यह क्या है? प्रतीक है। यह प्रतीक है, किसका प्रतीक है? त्रिभुज का। यह जो है प्रतीक है त्रिभुज का, ठीक ना। इस त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। तीन क्या होते हैं? कोण होते हैं। इसमें देखिए यह ए लिखा है शीर्ष पर, तो इसलिए कोण इस तरह सिंबल होता है कोण का, कोण ए कहते हैं इसे। इस तरह यह बी है, तो यह भी सिंबल इस तरह से बी कोण इसे पढ़ेंगे, बी कोण। एक यह सी कोण है, क्या है? यह सी कोण है, तो यह सी कोण। यह कोण का जो है, यह कोण का सिंबल है और ए बी सी लिखा गया है। तो हम कोण ए कहेंगे, क्या कहेंगे? कोण ए कहेंगे तो यह कोण आएगा। कोण बी कहेंगे तो यह कोण बी आएगा। कोण सी कहेंगे तो यह कोण आएगा। तो तीन कोण हो गया त्रिभुज में, तीन कोण हो गया। तीन भुजा भी होगी त्रिभुज में, तीन भुजा भी होगी। तीन क्या होगी? भुजा होगी। अच्छा, नंबरिंग कर दीजिए। प्रतीक फर्स्ट है, यह सेकेंड है, यह थर्ड है। तो तीन भुजा होगी। भुजा में ए बी क्या लिखेंगे? ए बी, यह भी एक भुजा हो गया। बी सी भी, या सी ए। अब इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे ए बी कहिए चाहे बी ए कहिए, क्रम बदल देंगे तभी बात वही होगी, ए बी या बी ए। इन तीनों को इस तरह भी अथवा करके लिख सकते हैं। बी ए लिखिए चाहे ए बी लिखिए। ए बी कहेंगे तभी यही भुजा होगी, बी ए कहेंगे तभी यही भुजा होगी, दोनों कंडीशन में। यह बी सी कहिए चाहे सी बी कहिए, तो इन दोनों कंडीशन में भी यही भुजा होगी। यहाँ से सी ए कहिए चाहे ए सी कहिए, तो इन दोनों कंडीशन में भी यही भुजा होगी। तो तीन कोण हो गए त्रिभुज में, तीन भुजा हो गए, तीन शीर्ष भी होंगे। तीन जो है शीर्ष होंगे, वर्टेक्स इंग्लिश में कहते हैं। कोण को एंगल कहते हैं, भुजा को साइड कहते हैं, ठीक ना। यह वर्टेक्स कहते हैं। तो तीन शीर्ष क्या है? तीन शीर्ष। यह ए शीर्ष ए है, ठीक ना, केवल ए लिखेंगे। यह जो यहाँ जो है ना, यह पॉइंट जो है यही शीर्ष है, और यह बी भी तो शीर्ष है, तो बी शीर्ष है, ठीक। यह भी शीर्ष है, यह सी शीर्ष है, तो यह तीन शीर्ष हैं। तो यह त्रिभुज में तीन शीर्ष हैं। यह देखिए तीन शीर्ष हो गए। इसी में और बात कर लिया जाए तो तीन माध्यिकाएं होती हैं, तीन शीर्ष लंब होते हैं, ठीक ना। तीन क्या होते हैं? तीन माध्यिका होते हैं, या तीन माध्यिकाएं होती हैं, माध्यिकाएं होती हैं। ये तीन माध्यिकाएं कैसे कैसे बनती हैं? देखिए ए से यहाँ से ए से, अगर यह इस शीर्ष ए से सामने वाली भुजा पर अगर पड़ रही है,
तो सामने वाली भुजा को अगर दो बराबर भागों में बांट दी तो यह रेखा जो है माध्यिका कहलाती है। उसको अलग से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो तीन माध्यिकाएं होती हैं, ठीक ना। तो यह माध्यिका और यह माध्यिका, तो तीन माध्यिकाएं होती हैं और तीन इसमें शीर्ष लंब होते हैं। तीन क्या होते हैं? शीर्ष लंब होते हैं। यह सब इसमें होते हैं। तो हम पहले माध्यिका की अलग से जानकारी कर लें कि क्या है माध्यिका। तो उससे पहले हम त्रिभुज के प्रकार की बात कर लें। किसकी बात कर लें? त्रिभुज की प्रकार की बात कर लें। तो त्रिभुज के प्रकार में क्या है? त्रिभुज के प्रकार की अगर बात कर लें, ध्यान से सुनिएगा। त्रिभुज के प्रकार की बात कर लें तो त्रिभुज के प्रकार में फर्स्ट जो है समकोण त्रिभुज होता है, ठीक ना। समकोण त्रिभुज पहला क्या है? समकोण त्रिभुज। तो एक ऐसा त्रिभुज हो जिसका एक कोण 90 अंश का हो या 90 डिग्री बनाए। तीन कोण होते हैं। कितने कोण होते हैं? तीन कोण होते हैं। तो तीन कोण में एक कोण 90 अंश का होता है। एक कोण कितना अंश का होता है? और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180। तो जिसमें से एक कोण वह त्रिभुज क्या कर रहे हैं? वह त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का हो। एक कोण कितने अंश का हो? 90। वह त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है। क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है, ठीक ना। वो क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो यहाँ देखिए ABC, बी को समकोण कहते हैं। यह 90 अंश है ना, तो बी को कोण बी जो है 90 अंश है। यहाँ कोण बी क्या है? 90। अगर हम कह दें तो बी समकोण है। और जब यह समकोण त्रिभुज है तो इसमें कुछ बातें होती हैं, वह देख लीजिए। 90 अंश जो बनता है उसके सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। 90 अंश जहाँ बन रहा है तो उसके सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। अगर कोण सी यहाँ देख रहे हैं, कोण सी, तो इसके सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। जहाँ से कोण देखेंगे, अगर यहाँ से कोण देखेंगे तो लंब यह होगा, अगर यहाँ से कोण देखेंगे तो लंब यह हो जाएगा। तो और तीसरी भुजा को आधार कहते हैं। तीसरी भुजा को क्या कहते हैं? आधार। तो जो 90 अंश का कोण बनता है उसके सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। हाइपरटेनियस इंग्लिश में हाइपरटेनियस कहते हैं। और यह क्या है? यह लंब परपेंडिकुलर कहते हैं। इसको बेस कहते हैं। आधार को क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। तो यह समकोण त्रिभुज की परिभाषा हो गया और फिगर हो गया। दूसरे की बात कर लें, दूसरे के प्रकार में, तो दूसरा जो है ठीक ना, दूसरा जो है ध्यान से, तो न्यून कोण त्रिभुज। कौन सा? न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज क्या कहलाता है? तो एक ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण, देखिए न्यून कोण में प्रत्येक, मतलब तीनों कोण की बात कर रहा हूँ। किस में बात कर रहा हूँ? खाली इधर देखो पहले। तो न्यून कोण त्रिभुज में क्या बात कर रहा हूँ कि ये एक त्रिभुज है। क्या है? एक त्रिभुज है। त्रिभुज में तीनों कोण, किसकी बात कर लिया जाए? तीनों कोण, यह कोण और यह कोण और यह कोण, तीनों कोण, मतलब प्रत्येक कोण 90 अंश से कम हो। किससे कम हो? 90 अंश से कम हो। कोई 90 अंश से 90 या 90 अंश से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। न्यून कोण में 90 या 90 अंश से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो कहेंगे वह त्रिभुज जिसमें प्रत्येक कोण 90 अंश से
कम हो, यह शब्द लिखना जरूरी है। कम हो, ज़्यादा नहीं हो, 90 भी ना हो, 90 होगा तो समकोण हो जाएगा, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो वह त्रिभुज जिसमें प्रत्येक कोण 90 अंश से कम हो तो उसे क्या कहते हैं? न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक ना, न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। तो यह ए बी सी है, तो यह कोई यहाँ 90 से ज़्यादा नहीं है, ए भी 90 से कम है, बी भी 90 अंश से कम है, सी भी 90 अंश से कम है। तो ऐसे हम त्रिभुज को न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। और तीसरा, इसके बाद तीसरा जो है अधिक कोण त्रिभुज, तीसरा अधिक कोण त्रिभुज की बात कर लें तो तीसरा अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज में क्या होता है यह देख लें हम लोग। अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज क्या? एक कोण, कौन सा कोण? एक कोण 90 अंश से ज़्यादा हो जाए, यह 90 अंश से ज़्यादा है, ठीक ना। ए बी सी सभी कोण की बात नहीं हो रही है, एक कोण की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? एक कोण की बात हो रही है। तो एक कोण 90 अंश से क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। एक, तो हम कहेंगे वह त्रिभुज, क्या कहेंगे? वह त्रिभुज जिसमें, किसमें? जिसमें एक कोण 90 अंश से कम नहीं हो, ज़्यादा हो, 90 अंश से ज़्यादा हो, उसे उस त्रिभुज को अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक। तो वह त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश से ज़्यादा हो, उस त्रिभुज को अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक ना। यह अधिक कोण त्रिभुज की बात हो गई। किसकी बात हो गई? अधिक कोण त्रिभुज की बात हो गई। हम आगे अब चल रहे हैं। माध्यिका, जो उधर हम लोग बात कर रहे थे, माध्यिका से हम त्रिभुज के प्रकार की बात कर लिए हैं। अब हम कहाँ बात करेंगे? माध्यिका की बात कर लें तो माध्यिका की अगर बात करें, किसकी बात कर लें? माध्यिका की, त्रिभुज की माध्यिका की बात कर लें तो एक ऐसा त्रिभुज हो जो शीर्ष से सामने वाले भुजा से, यह भी शीर्ष है, यह भी शीर्ष है, यह भी शीर्ष है, तो किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर जब पड़ती है तो उस भुजा को दो बराबर भागों में बांट देती है, उस भुजा को दो बराबर भागों में बांट देती है। जैसे यहाँ से यह आई तो जितना साइड यह है उतना साइड यह भी, यह और यह दोनों बराबर हो गए। किसके कारण? इस रेखा के कारण। इस रेखा, यह जो रेखा इस भुजा पर पड़ रही है ए बी सी, तो ए डी रेखा, अगर हम ए डी कह लें, रेखा ए डी भुजा बी सी पर अगर जब पड़ रही है तो भुजा बी सी को दो बराबर भागों में बांट दे रही है, दो बराबर भागों में बांट दे रही है। तो इस रेखा को हम माध्यिका कहेंगे, इस रेखा को एडी को क्या कहेंगे? माध्यिका कहेंगे। एडी को हम क्या कहेंगे? माध्यिका कहेंगे। तो इसकी जो डिफिनीशन होगी, यह त्रिभुज के शीर्ष से, कहाँ से? शीर्ष से, त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर, सामने वाली भुजा पर, किस पर? सामने वाली भुजा पर जो रेखा पड़ती है, ठीक ना, सामने वाली भुजा पर जो रेखा पड़ती है तो उस रेखा को, उस भुजा को, मतलब यह भुजा, इसको हम भुजा कह रहे हैं, यह टोटल भुजा है, यह बीसी त्रिभुज की भुजा है,
इसको हम रेखा कह रहे हैं, एडी को हम क्या कह रहे हैं, रेखा कह रहे हैं। अभी फिलहाल डिफिनीशन के लिए इसका नाम दिए हैं रेखा, यही रेखा माध्यिका होती है। तो यहाँ जो डिफिनीशन में रेखा हम लिख रहे हैं तो यही रेखा, तो त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर, शीर्ष यहाँ है, यह क्या है, शीर्ष है, ठीक ना, इसको हम शीर्ष कहेंगे। यह शीर्ष से, त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर, यह सामने वाली भुजा पर जब जो रेखा पड़ती है, यहाँ पड़ी ही रेखा, ठीक ना, पड़ती है, तो उस भुजा को दो बराबर भागों में क्या करती है, विभक्त कर देती है, विभक्त कर देती है, बांट देती है, ठीक ना, विभक्त कर देती है। तो उस रेखा को माध्यिका कहते हैं। क्या कहते हैं, माध्यिका कहते हैं। उस रेखा को माध्यिका कहते हैं। तो माध्यिका का जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी क्या है कि कोई त्रिभुज है, कोई क्या है, त्रिभुज है। यह त्रिभुज जो है शीर्ष से सामने वाली भुजा पर जब पड़ती है तो इस भुजा को दो बराबर भागों में बांट देती है, जिससे यही भुजा जो एडी भुजा है, एडी क्या हो गई, माध्यिका हो गई। एडी यहाँ क्या है, एडी क्या हो गई, एडी माध्यिका हो गई। क्या हो गई, माध्यिका हो गई। एडी क्या है, हाँ, एडी क्या हो गई, माध्यिका हो गई। जो रेखा पड़ती है उस भुजा को दो बराबर भागों में, तो उस रेखा को नहीं, तो उस रेखा को माध्यिका कहते हैं। ठीक है, वहाँ से गलती हो गई मुझसे। चलिए, ये इसकी डिफिनीशन हो गई। अब इसी में हम आगे बढ़े, माध्यिका में ही हम आगे बढ़ेंगे। किस में बढ़ेंगे, माध्यिका में ही। माध्यिका में देखिए, ध्यान से देखिएगा, माध्यिका में तो यह एक त्रिभुज है, यह ए है, बी है, सी है। क्या है, त्रिभुज है। एक माध्यिका, यह भी शीर्ष है, सामने वाली भुजा पर पड़ी, यह भुजा दो बराबर भागों में विभक्त हो गई। यह भी यहाँ से सामने वाली भुजा पड़ी, जितना यह भुजा है उतना यह दो बराबर भागों में यह भी बढ़ गई। तो यहाँ से यह भी तो इस तरह से पड़ रही है, तो जितना यह साइड है उतना यह भी साइड हो गया, ठीक ना। तो यह ए डी और बी ई और यह ई दे दिए, यहाँ एफ दे दिए। तो यहाँ माध्यिका जो होगा, जो माध्यिका होगा वह ए डी माध्यिका होगा। क्या होगा, ए डी माध्यिका होगा। बी ई माध्यिका होगा, बी ई माध्यिका होगा। सी एफ माध्यिका होगा। क्या होगा, सी एफ ये तीन माध्यिका होगा, ठीक ना। उधर हम लिखे थे ना, इससे स्टार्टिंग में तीन माध्यिकाएं होती हैं, तो यही तीन माध्यिकाएं हैं। और एक बात सुन लीजिए, यही सुन लीजिए, तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं, मतलब जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद मतलब काटती हैं, तीनों माध्यिका, यह तीनों माध्यिका जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं उस बिंदु को हम केंद्रक कहते हैं। इसको हम क्या, ओ, इसका नाम ओ दे दें, तो ओ क्या हो गया, केंद्रक हो गया। क्या हो गया, केंद्रक। तो केंद्रक की जो डिफिनीशन बन रही है, तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु से तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं, जिस बिंदु से होकर या मिलकर, चाहे होकर गुजरती हैं, ठीक ना। तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं या से मिलकर जाती हैं, या तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु को प्रतिच्छेद करती हैं
या जहाँ प्रतिच्छेद करती हैं, भाषा अपना अपना है। तो यह भाषा आप अपने से भी लिख सकते हैं, बस सेंस यही आना चाहिए। तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं उस बिंदु को केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। ठीक ना? इसको क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। एक चीज और यहाँ जान जाइए कि इसको हम लोग क्या नाम दे दिए? केंद्रक नाम दे दिए। ठीक ना? अब हम चलेंगे शीर्ष लंब में, फिर लंब केंद्र में। क्या चलेंगे उसके बाद? लंब केंद्र में। तो शीर्ष लंब हम देख लें। क्या? शीर्ष लंब हम देख लें। ठीक ना? क्या देखेंगे हम लोग? शीर्ष लंब देखेंगे। शीर्ष लंब में क्या है कि यह एक त्रिभुज है। क्या ये एक त्रिभुज है? ठीक, तो ए बी सी है, एक त्रिभुज है। तो शीर्ष से सामने वाली भुजा पर यदि लंब पड़ जाए तो वह रेखा जो शीर्ष लंब कहलाएगा। क्या कह रहा हूँ? ये शीर्ष है और यह भुजा है। इसको हम क्या नाम दे रहे हैं? शीर्ष नाम दे रहे हैं। इसको हम क्या नाम दे रहे हैं? भुजा। त्रिभुज की भुजा है ना, बीसी भुजा है त्रिभुज की। तो शीर्ष से सामने वाली भुजा पर जब यह लंब पड़ती है, क्या पड़ती है? लंब पड़ती है। तो इसी को, जो यह रेखा आकर इस भुजा पर लंब पड़ रही है, इसी को हम क्या कहते हैं? शीर्ष लंब कहते हैं। ये इसी को क्या कहते हैं? शीर्ष लंब कहते हैं। तो यह इसका नाम डी अगर दे दें, क्या दे दें? डी। तो एडी यहाँ शीर्ष लंब है। देखिए उसमें भी एडी माध्यिका लिख रहा था भाई, माध्यिका का जो मीनिंग दे रहा था यह 2 बराबर भागों में विभक्त हो जा रहा था, 2 बराबर भागों में बढ़ जा रहा था। ठीक, और यहाँ शीर्ष लंब में क्या है? 2 बराबर भागों में बटे या ना बटे उसकी बात नहीं हो रही है। केवल एक बात हो रही है कि यह कितना हो? 90 अंश का कोण बना दे। ठीक ना? तो वह रेखा जो शीर्ष से, कहाँ से? शीर्ष से सामने वाली भुजा पर वह रेखा जो शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब पड़े, सामने वाली भुजा पर लंबवत या लंब पड़े, या सामने वाली भुजा पर 90 अंश का कोण बनाए, लंब पड़े। तो वह रेखा जो शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब पड़े, उस रेखा को शीर्ष लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? शीर्ष लंब कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, क्या कह रहा हूं कि शीर्ष से सामने वाली भुजा पर क्या पड़ता है? लंब पड़ता है। क्या पड़ता है? लंब पड़ता है। तो यह जो रेखा हम नाम दे रहे हैं, इसको रेखा कह रहे थे, इसी रेखा को यहाँ शीर्ष लंब बोला गया। क्या बोला गया? शीर्ष लंब बोला गया। अब इसी के आगे हम इसमें और आगे चलें तो हम देखिए, सुनिएगा, यहाँ थोड़ा इस तरह भी देख लें कि प्रतीक इसमें देख लें। यह ए है, यह बी है, यह सी है, यही त्रिभुज है, ए बी सी है। तो यहाँ से इस पर अगर पड़ रहा है लंब, क्या पड़ रहा है? लंब, यह डी। तो इसको हम प्रतीक के माध्यम से हम इस तरह गणित में जो प्रतीक बनाते हैं, इसको इस तरह कह सकते हैं कि ए डी, क्या कहेंगे? ए डी, यही इसका प्रतीक है। किसका? लंब का, परपेंडिकुलर का। यह किसका प्रतीक है? लंब का। तो ए डी लंब किस पर लंब है? बीसी पर लंब है। किस पर लंब है? बीसी पर लंब है। तो यह बीसी लिखेंगे, तो यह प्रतीक हो गया। क्या हो गया? प्रतीक हो गया। तो इसी तरह यह भी इससे अगर यहाँ 90 अंश का कोण बना दे, यह भी इससे होकर गुजर कर यहाँ क्या बनाए? 90 अंश का कोण बनाए। क्या बनाए? 90। और यह 3 शीर्ष लंब हो गए।
या ई कह दीजिए, एफ कह दीजिए। तो शीर्ष लंब, यहाँ शीर्ष लंब 3 है। शीर्ष लंब कितने हैं? 3 है। एक AD भी शीर्ष लंब है, ठीक, एक BE भी शीर्ष लंब है, एक FC या CF भी क्या है? शीर्ष लंब है। यहाँ शीर्ष लंब कितने हो गए? 3 शीर्ष लंब हो गए। और ये तीनों शीर्ष लंब जिस बिंदु से होकर गुजरते हैं, तीनों शीर्ष लंब जिस बिंदु से होकर गुजरते हैं, उस बिंदु को लंब केंद्र कहते हैं। उस बिंदु को क्या कहते हैं? लंब केंद्र कहेंगे। तो इसका अगर नाम हम O दे दें, क्या नाम दे दें? O दे दें, तो यह OE क्या कहलाएगा? लंब केंद्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लंब केंद्र। तो इसकी जो डिफिनीशन बनकर आ रही है लंब केंद्र का, जब तीनों शीर्ष लंब, क्या कह रहा हूँ? शीर्ष लंब, जब तीनों शीर्ष लंब जिस बिंदु से होकर गुजरते हैं, जिस बिंदु से होकर गुजरते हैं, क्या कह रहा हूँ? गुजरते हैं, उस बिंदु को लंब केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब केंद्र कहते हैं, ठीक ना? करा कर दिया। अब सुनिए, यह होने के बाद इसमें एक चीज और देख लीजिए। यह लंब केंद्र हो गया। एक परिकेंद्र होता है, एक अंतः केंद्र होता है। एक परिकेंद्र होता है, एक अंतः केंद्र होता है। क्या होता है? परिकेंद्र और अंतः केंद्र। इधर ध्यान सुनिएगा। तो परिकेंद्र, कौन सा केंद्र? परिकेंद्र। यह परिकेंद्र होता क्या है कि एक वृत्त हो, एक ऐसा वृत्त हो जिसके त्रिभुज के शीर्षों से होकर गुजरे। त्रिभुज के शीर्षों से होकर गुजरे। किससे होकर गुजरे? सुनिएगा। एक ऐसा वृत्त हो जो त्रिभुज के शीर्षों से होकर गुजरता हो, ठीक ना? तो इस वृत्त का जो केंद्र होगा, वह परिकेंद्र कहलाता है, ठीक ना? इसको ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले त्रिभुज बनाते हैं। क्या करते हैं? त्रिभुज बनाते हैं। कैसे यह परिकेंद्र ज्ञात होता है, यह देख लीजिए। सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक त्रिभुज बनाएंगे। एक त्रिभुज बनाएंगे तो किन्हीं दो भुजाओं का अर्धक करते हैं। किन्हीं दो भुजाओं का अर्धक। तो यह चाप द्वारा होता है। आधे से अधिक दूरी लेकर इधर काटते हैं, इस साइड काटते हैं, यहाँ भी यहाँ रखकर इस चाप को यहाँ से यहाँ काटते हैं, फिर इसको मिला देते हैं किसी एक भुजा को। और मान लीजिए इस भुजा को अर्धक करना, तो यहाँ चाप लेकर इधर और इधर काटेंगे, फिर यहाँ से इसको और इसको काटेंगे, फिर इसको मिला देंगे, फिर जहाँ यह काटेगा, ठीक ना, यही जो नुकीला हिस्सा पेंसिल का नुकीला हिस्सा लंगड़े प्रकार का रख कर और पेंसिल वाला इसको मिलाते हुए एक क्या कर देंगे? वृत्त खींच देते हैं। तो जो यह वृत्त का जो केंद्र हुआ, वही क्या कहलाएगा? परिकेंद्र कहलाएगा। एक अंतः केंद्र होता है। एक क्या है? अंतः केंद्र होता है। यह अंतः केंद्र जो होता है, एक ऐसा वृत्त हो, वह त्रिभुज के क्या हो? अंदर हो। और त्रिभुज के अंदर होता है तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करके जानी चाहिए। त्रिभुज के तीनों भुजाओं को क्या करके जानी चाहिए? स्पर्श करके जानी चाहिए, ठीक ना? यह स्पर्श करके जानी चाहिए। तो एक ऐसा त्रिभुज हो जिसके अंदर क्या एक बने? वृत्त बने। और यह वृत्त ऐसा बने कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं को स्पर्श करते हुए जाए, ठीक। और तो इस वृत्त का जो केंद्र होगा,
वह अंतः केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतः केंद्र। देखिए परिकेंद्र, परिकेंद्र में क्या है कि वृत्त जो है बना है वह त्रिभुज के शीर्षों से होकर गुजरा है, त्रिभुज के शीर्षों से होकर गुजरा है यह वृत्त। तो इस वृत्त का जो केंद्र हुआ वो परिकेंद्र हुआ। और अंतः केंद्र क्या हुआ कि त्रिभुज के अंदर वृत्त बना है और यह वृत्त जो है त्रिभुज की भुजाओं को स्पर्श करते हुए जा रहा है, ठीक ना। तो यह अंतः केंद्र। यह कैसे बनता है? सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, फिर इस कोण का और इस कोण का अर्धक करते हैं, ठीक ना, आधे से आधे। तो इसको इस तरह मिला देते हैं, फिर इसको, तो जहाँ काटता है उसी को केंद्र मानकर एक क्या कर लेते हैं, वृत्त खींच लेते हैं। तो यही क्या हो जाता है, अंतः केंद्र हो जाता है, ठीक ना। अब हम लोग चलेंगे सर्वांग समता पर। एक समरूप भी होता है, एक सर्वांग समता होता है। किस पर बात कर ले हम लोग? सर्वांग समता। सर्वांग समता का मीनिंग क्या है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। किस पर? सर्वांग समता। सर्वांग समता सुनिएगा, सर्वांग समता क्या होता है, इसको अगर हम देखें शब्द पर, अगर ध्यान से देखिएगा, सर्वांग समता में क्या होता है, सर्वा, तो सर्व, इधर देखिए, इधर सर्वांग समता की बात कर रहा हूं, तो सर्व धन अंग धन समता, ये ना। तो सर्व मतलब सभी, सर्व मतलब सभी, अंग मतलब हिस्सा, अंग मतलब हिस्सा, समान, यह समता का मतलब समान, ठीक ना, समान, समान मतलब इक्वल। तो ऐसे दो आकृतियां हो, ऐसे दो आकृतियां हो, दोनों आकृतियों को जो जब अध्यारोपित करते हैं, अध्यारोपित का मतलब एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, दोनों आकृतियों को जब हम अध्यारोपित कर लेते हैं तो वह दोनों आकृतियां एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेती हैं, एक पूरी तरह से क्या कर लेती हैं, ढक लेती हैं। तो हम कह सकते हैं कि यह दोनों आकृति जो है सर्वांग समता है। तो सर्वांग समता का जो सिंबल है बराबर बनाकर इस तरह से बेंड कर देंगे, तो यह प्रतीक है। यह किसका प्रतीक है? सर्वांग समता का। ध्यान से सुनिए, सभी हिस्सा क्या हो, समान हो, तभी तो वो पूरी पूरी ढकेगा, ठीक ना। जैसे रेखाखंड का सर्वांग सम, किसका? रेखाखंड का। तो रेखाखंड का सर्वांग समता की अगर बात कर लें, किसकी बात कर लें, जरा लाइट ऑन कर देना वहाँ से। रेखा, सुनिएगा, नहीं उसे बंद कर दो, सुनिएगा। एक रेखाखंड AB हो गया, एक रेखाखंड क्या हो गया, AB हो गया, और एक रेखाखंड यह क्या हो गया, CD हो गया, CD। जब AB रेखाखंड को CD रेखाखंड के ऊपर अगर रखें तो पूरी पूरी ढक ले, कोई भी रेखा एक थोड़ा भी ज्यादा या कम ना हो, पूरी भी रेखा क्या हो, एकदम पूरी पूरी क्या कर ले, ढक ले। तो इस रेखा खंड का सर्वांग समता होगा। अगर हम इसी में बात कर ले कोण का सर्वांग समता, तो एक त्रिभुज, एक कोण इस तरह से हो और एक कोण क्या हो, इस तरह से हो, तो जो कोण यह हो, जितना कोण यह हो उतना कोण यह भी हो। इस आकृति को इस आकृति पर अगर हम रख दें तो जितना कोण इसका हो उतना यह भी हो, तो यह भी पूरी पूरी क्या कर ले, ढक ले, सेम कोण बन जाए। तो यह कोणों का सर्वांग समता होगा, यह रेखाखंड का सर्वांग समता होगा। इसी प्रकार हम अगर त्रिभुज की बात कर लें, किसकी बात कर लें, त्रिभुज की बात कर लें, तो यह त्रिभुज क्या कर रहा हूं, दो त्रिभुज जो हो वह क्या हो, एक दूसरे के ऊपर अगर रखें, एक दूसरे के ऊपर रखें, तो यह भी त्रिभुज एकदम पूरी पूरी से क्या कर ले, ढक ले, पूरा पूरा क्या कर ले, ढक ले। यह इससे पूरा पूरा अगर ढक लिया, पूरा बढ़िया से ढक लिया, कोई भी छोटा बड़ा ना हो, ठीक ना, तो यह त्रिभुजों का सर्वांग समता होगा। सर्वांग समता में एक चीज और देखिएगा कि यह एंगल है ABC, यह भी PQR है,
तो यह एंगल एंगल इस एंगल से यह एंगल और इस एंगल से यह एंगल सर्वांग सम, मतलब इसका तीनों कोण जितना रहेंगे संगत में, ए से पी का, बी से क्यू का, सी से आर का, ठीक ना। अगर ए बी से पी से बराबर है, ए पी से बराबर है, बी क्यू से बराबर है, आर सी से बराबर है, तब हम सर्वांग सम नहीं कर सकते हैं। हो भी सकता है सर्वांग समता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। जो एरिया इसकी हो वही एरिया इसकी भी हो जाए, जो एरिया जो क्षेत्रफल इसका हो वही क्षेत्रफल इसका भी हो जाए, तब वहां हम बोल सकते हैं कि सर्वांग समता है। या तो इसमें एंगल इसकी कसौटियां होती हैं, तो एंगल 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 को छोड़ दें, एंगल एंगल होता क्या है कि यह त्रिभुज बड़ा हो जाए, यह त्रिभुज छोटा हो जाए। जैसे समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोणों का समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। एक एग्जांपल ले रहा हूं, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 60 अंश का होता है। मान लीजिए ये तीनों साइड क्या इक्वल है, एक और समबाहु त्रिभुज बना दिया, ठीक ना, इसके भी तीनों साइड क्या है इक्वल है, तो यह भी 60, 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 तो इस एंगल से यह एंगल बराबर, इस एंगल से यह एंगल बराबर, इस एंगल से यह एंगल बराबर, एंगल एंगल तीनों तो बराबर हो गए, इसकी कसौटियां पूरी हो गई। किंतु इसको इस पर रखेंगे तो पूरा पूरा ढकेगा नहीं, और जब पूरा पूरा नहीं ढकेगा तो यह दोनों सर्वांग समता नहीं होंगे। सर्वांग समता का मतलब सभी हिस्सा क्या हो, समान हो, सभी, कोई भी हिस्सा जो है असमान ना हो, ठीक ना, सभी अंग समान होना चाहिए। त्रिभुज की बात हो तो त्रिभुज की बात, आयत की बात हो आयत की बात, किसी दो आकृति की बात हो जाए तो उन दो आकृतियों का हिस्सा, सभी हिस्से या सभी अंग क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तो वह क्या कहलाता है, सर्वांग समता कहलाता है। वह ढकेंगे ना, जैसे यह तो नहीं होगा तो इसलिए यह सर्वांग समता नहीं है। यह दोनों इसमें यह हुआ, यह सर्वांग समता हुआ, यह आप रखेंगे नहीं, रहने दो, यह रखेंगे तो एक दूसरे के ऊपर बढ़िया से ढक लेगा, किंतु यह रखेंगे तो ढकेगा नहीं। ये तो थ्योरी अभी पढ़ा रहा हूँ, सवाल प्रैक्टिस करवाएंगे उधर तो क्लियर होगा, ठीक ना, ठीक, बंद करो।